यूनिट्स है, एनएसएस की यूनिट्स की वजह से आप करीब कोई आओ यहाँ पे खड़े हो के अच्छा सा एनएसएस की यूनिट्स की वजह से हमारे पास लगभग आज के डेट में हम जब से सर का टेन्योर चालू हुआ तब से कम हमको याद है सर कि मोटा मोटी अगर सारे मरीजों को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 10,000 मरीजों की जान बचाए हम। तो 10,000 मरीजों का मतलब ये हो गया कि लगभग एक ब्लड डोनेट करने से 4 लोगों की जान बचती है। तो सर के टेन्योर में अभी तक हम लोग लगभग 4-5 हज़ार यूनिट ब्लड डोनेशन करा चुके हैं, मतलब ब्लड डोनेट करा चुके हैं। तो हमारा पर्पज यहाँ पर ये नहीं है कि नहीं आप आए हैं तो आप ब्लड डोनेट करिए, जैसे सर ने बताया ना कि नहीं आप जो है एनएसएस का सब चीज़ कर चुके हैं, तो इट्स नॉट ए मैटर फॉर दैट कि नहीं आप आए हैं तो आप जो है यहाँ ब्लड डोनेट करिए। मैटर इज दैट कि आप ब्लड डोनेशन के बारे में जानिए, होता क्या है। बहुत सारे जैसे सर ने बताया बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, तो उन भ्रांतियों को दूर करने की ज़रूरत है। और क्योंकि आप एक एनएसएस के वॉलंटियर हैं, तो मुद्दा ये है कि जब आप एक एनएसएस के वॉलंटियर हो तो समाज में रिप्रेजेंटेशन आपका ज़्यादा है। हम उन सभी जगहों तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंचते हैं। तो अगर हम आपको एजुकेट कर देंगे तो आप उस चीज़ को आगे भी डिलीवर कर पाएंगे। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए यह जानना जरूरी है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं वह ब्लड किसको जाता है, कहाँ जाता है, उस ब्लड का उपयोग क्या होता है। क्योंकि जब आप किसी से बोलते हैं कि ब्लड डोनेट कर दीजिए तो उसके मन में पहला सवाल यही आता है, अच्छा ले जा करके बेच देते हैं। एक नेगेटिव परसेप्शन जो बना हुआ है वो है। कुछ खराब चीज़ें भी हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो सही हैं उसको आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या है, कैसे है, कहाँ यूज होता है। हम ब्लड डोनेट करते हैं तो डोनेट करते हैं, ब्लड बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं कि बिना ब्लड डोनेट किए ब्लड मिलेगा ही नहीं। तो आप सोचिए कि आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अरे भाई जब हम लोग रेगुलर डोनेट करते हैं और वहाँ जाइए तो वहाँ पर तो ब्लड मिलता नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि आप जो ब्लड डोनेट करते हैं उस ब्लड से हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही। अब इसको दूसरे तरीके से एक स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास लगभग पर डे 100 से 150 यूनिट ब्लड की खपत है। मतलब 100 से 150 यूनिट पर डे ब्लड की डिमांड है। तो 150 यूनिट पर डे का अगर हुआ तो लगभग 3 से 4,000 यूनिट हमारा पर मंथ का हुआ, और लगभग 40,000 यूनिट सालाना हमारा ब्लड का खपत है। 40,000 यूनिट लगभग। अब उस 40,000 यूनिट जो ब्लड की हमारे पास डिमांड है, और आप जैसे जो वॉलंटरी ब्लड डोनेट करने वाले लोग हैं, जो लोग स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं, वो लोग डोनेट कब कितने करते हैं? वो लोग 3 से 5,000, 6,000 यूनिट, मैक्सिमम 5 से 6,000 यूनिट। तो अब साल भर में हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, जो इनपुट आ रहा है वो 4 से 5,000 यूनिट आ रहा है, और हमारे पास जो आउटपुट है हमारा जो निकलने का है वो 40,000 यूनिट है। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि वो जो 35,000 है उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे। तो वो 35,000 जो है, जो ब्लड होता है, वो ब्लड हम लोग पेशेंट के रिलेटिव से रिक्वेस्ट करके कि नहीं आप डोनेट करेंगे तभी आपको ब्लड मिल पाएगा, तब हम देते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होता होगा कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो कहा जाता है कि ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। अब ये ज़रूरतमंद कौन है भाई? जो 40,000 लोग ब्लड चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जिनको डिमांड है, जिनको ज़रूरत है, वो सारे ही ज़रूरतमंद हैं, सारे ही लोग ज़रूरतमंद हैं। अब आप बताइए कि जब वो 40,000 लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको ब्लड कहाँ से मिलेगा? तो वो लोग, अब जरूरतमंद का मतलब कोई ऐसा नहीं बुखार हुआ किसी को, चले पैरासीटामोल की गोली खा लेते हैं आज, ऐसा तो नहीं होता है ना कि नहीं हमको ब्लड की, चलो आज 1 यूनिट ब्लड चढ़वा के आ जाते हैं। ऐसा होता है क्या किसी के साथ? नो सर। कभी सुना है आपने कि नहीं चले ब्लड चढ़वा करके 1 यूनिट आते हैं? ब्लड जो चढ़वाना होता है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है। मतलब जितने लोग भी ब्लड की जरूरत होती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद होते हैं, और वैसे जरूरतमंदों की संख्या हमारे पास 40,000 है। तो जो आपका ब्लड है वो ब्लड हम किसको देंगे, यह समझने की बात है। तो हम लोगों ने जरूरतमंद और ज्यादा जरूरतमंद को कैटेगराइज कर दिया है। देयर आर 2 कैटेगरी, कौन जरूरतमंद है और कौन ज्यादा जरूरतमंद है। जैसे हमारे परिवार में किसी को एक बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, पेट में दर्द है, पता चला गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, डॉक्टर ने बोला 1 बोतल खून की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ लोग आते हैं बहुत सारे, 1 बोतल खून की जरूरत है। अच्छा 1 बोतल खून कोई देने वाला नहीं है? नहीं सर, हम लोग तो कोई नहीं दे पाएंगे। क्यों? बाहर देख रहे हैं कि मरीज के साथ 15 लोग 1-1 किलो सेब लेके खड़े हैं, आप आए हैं पूछताछ करने के लिए, मरीज का हाल जानने के लिए, और खून देने के लिए 1 लोग नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम मानते हैं कि वो जरूरतमंद है। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं भैया आप डोनेट करेंगे तो मिलेगा। लेकिन आप सोचिए 4-5 ऐसी डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में
बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मरीजों को, जैसे थैलेसीमिया। आप सभी लोग लड़कियां हैं, आगे आने वाले स्टेज में अपनी एक अलग लाइफ में आप जाएंगी, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में ब्लड बच्चों के अंदर बनता ही नहीं है। मतलब वो एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है जिसमें ब्लड बनता ही नहीं। अब वो सोचिए, वो छोटे छोटे बच्चे, मतलब बच्चे जब पैदा होते हैं उससे 6 महीने से लेकर के, और उनको तब तक ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है जब तक उनकी मौत ना हो जाए। मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो ट्रीटमेंट है भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी के टाइम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही उसका विकल्प है। अब आप सोचिए कि ब्लड चढ़ाने, हमारे यहाँ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में लगभग 370 या 380 बच्चे रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया के, जो आसपास के पूरे जिलों से हैं, जिन बच्चों को ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप वो सोचिए ना कि, और हर महीने जरूरत पड़ती है, एवरी मंथ। आप समझिए हर महीने, अगर आप किसी के पेरेंट्स हर महीने अस्पताल आने लगे तो सोचिए वो ऐसे ही मर जाएंगे। तो उन बच्चों को, जो 400 बच्चे हैं, उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, उनको ब्लड कहाँ से मिलेगा? एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, जो वॉलंटरी ब्लड आप लोग डोनेट करते हैं, वो ब्लड प्रायोरिटी बेसिस पे उन बच्चों को दिया जाता है। तो ये चीज समझिए कि आप कितने इंपॉर्टेंट है। जब वो बच्चों को लेकर के जब माँ आती है ना, वो सिचुएशन आप देख नहीं पाएंगे, वहां बैठेंगे ना तो समझ में आएगा। मुंह से खून आता है, नाक से खून आता है, आंख से खून आता है, वो पता चलता है उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो वो आप समझ में आएगा कि नहीं, वो उस कंडीशन में आपको लगेगा ना कि मतलब हम क्या कर दें इसका, और पता चलेगा कि उसका ट्रीटमेंट ही नहीं, उसका ट्रीटमेंट है ब्लड चढ़ाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो जो है ब्लड चढ़ाते हैं लोग और बिल्कुल ठीक होके चला जाता है बच्चा। ऐसे 400 बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, उनको हर महीने ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो आप सोचिए कि आप कितने इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए, जबकि उनको पता ही नहीं है कि नहीं उनका वो किसका उनको ब्लड मिल रहा है, लेकिन आप डोनेट करते हैं तो आपका ब्लड उनको जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रॉमा सेंटर। आपका बगल में ट्रॉमा सेंटर है, नाम सुना होगा, ट्रॉमा सेंटर चलना है, ट्रॉमा सेंटर। लेकिन ट्रॉमा सेंटर के रेड जोन में किसी दिन जाके 2 घंटा खड़े हो जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ट्रॉमा का मतलब क्या होता है। बोरे में भर के आदमी को ले आते हैं जब एक्सीडेंट होता है, तो जब ट्रक से एक्सीडेंट होता है ना, तो फिर वो हाथ पैर अलग अलग सब इधर उधर रहता है, और उस परिस्थिति में पता चलता है कि घर वाले तो आने की दूर की बात है, जो मौके पे जो हॉस्पिटल जो लोग हैं वो उठाए और ले आकर के अस्पताल में पहुंचा दिए। अब जब अस्पताल में पहुंचा दिए तो अब उसके आप कहेंगे कि नहीं तुम्हारे घर वाले कौन है, जिस पेशेंट के बारे में पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या है, और वो मर जाएगा तुरंत थोड़ी देर में, उसको ब्लड कहाँ से दिया जाएगा? उसको ब्लड आपका दिया हुआ ब्लड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास उनके परिवार के लोग कल आएंगे, परसों आएंगे, नर्सों आएंगे, कब आएंगे ये कोई नहीं जानता। पुलिस आएगी, पुलिस इन्फॉर्म करेगी, तो इन सारे प्रोसीजर के बीच में अगर उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। तो हम उसको कैसे बचा पाएंगे? तो इस तरीके की ये जो जरूरतमंद कैटेगरी होती है, इसको हम मानते हैं कि ज़्यादा जरूरतमंद कैटेगरी। इसी तरीके से हमारे पास नेपाल, छत्तीसगढ़, बिहार से पता चला कोई आया पेशेंट, 4 लोगों को लेकर के आया, सर हमको मरीज का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन में 5 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तभी हम ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब बताइए वो 4 लोगों को ही लेकर बेचारा आया है वहां से, छत्तीसगढ़ से। 4 लोगों में पता चला 4 लोग डोनेट करने आए हैं, तो आए लोग डोनेट करने के लिए, पता चला कि 3 ही डोनेट कर पा रहे हैं। अब 2 यूनिट की उसको जरूरत है, 2 यूनिट की वजह से उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो यह कंसल्टेंट लिख करके देते हैं कि नहीं इनके पास 3 थे, 3 लोग डोनेट कर चुके हैं, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस परिस्थिति में जो है उनको ब्लड की जरूरत होती है, उनको प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ये जो 5000 यूनिट जो हम लोग को आपको प्रोवाइड करना है, यह ब्लड हम इस तरीके की सिचुएशन में प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें सबसे जो खतरनाक बीमारी जो आपको मैंने बताया थैलेसीमिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि क्या ऐसे बच्चों का कोई इलाज है, ऐसी बीमारी जिसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं। भाई हम करें कोई बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उसकी क्या गलती है कि उसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, उसको एक ऐसी एबनॉर्मलिटी हो गई जिससे उसको ये बीमारी के रूप में झेलना पड़ रहा है, और वो तब तक झेलना है जब तक वो मर न जाए। अब किसी भी परिवार में अगर 6 महीने से ज़्यादा बच्चा अगर बड़ा हो गया, फिर उसके साथ एक अटैचमेंट ऐसा होता है ना कि वो माँ बाप पेरेंट्स जो है मरते दम तक उसका इलाज कराएंगे। और जब आखिरी स्टेज में आता है कि नहीं इसका इलाज यही है कि ब्लड चढ़ाइए वो ठीक रहेगा, तब आप सोचिए कि वो माँ बाप कितना साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप समझिए, आप लोग यंगस्टर हैं, थैलेसीमिया एक माइनर जीन होता है। थैलेसीमिया माइनर, अगर आपके में आज की डेट में एक सर्वे कहता है इंडिया में लगभग 15 से 20 करोड़ लोग थैलेसीमिया माइनर हैं। बहुत सारी फीमेल होंगी जो कहती है मेरा हीमोग्लोबिन तो 10 रहता ही है, 9 रहता ही है हमेशा।
क्यों 9 रहता है भाई? जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन 11.5 होता है तो क्यों हीमोग्लोबिन 9 रहता है? आप कभी इसको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं समझे? तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब, अगर आपका वाइफ मतलब आपके फीमेल पार्टनर थैलेसीमिया माइनर है और मेल पार्टनर थैलेसीमिया माइनर है, तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझिए, इसको व्यवहारिक रूप से समझिए कि नहीं, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से बोलेंगे कि नहीं थैलेसीमिया माइनर है, ये है, या आज के समय में कहा जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी की शादी करने से पहले कुंडली भले ना मिलाइए, थैलेसीमिया की जांच जरूर करा लीजिए। लेकिन ये रूट लेवल पे ये व्यवहारिक नहीं है। गांव में चले जाइए, पता चले लड़के का बायोडाटा आया, लड़की का गया, बोले थैलेसीमिया जांच कराइए, भगा देंगे सब वहीं से घर से। नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सफर कौन कर रहा है? कौन गांव वाले आते हैं मरीज के साथ देखने के लिए कि नहीं तुम हर महीने अपने बच्चे का ब्लड चढ़ा रहे हो? अल्टीमेटली सफर कौन करता है? उसके पेरेंट्स करते हैं, उस बच्चे के पेरेंट्स करते हैं। तो इसीलिए मेरा ये कहने का मतलब, अगर मान लीजिए किसी की शादी हो गई और वो प्रेगनेंसी भी हो गई, और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो आपको यह जानने की जरूरत है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में है मदर और फादर दोनों थैलेसीमिया माइनर है मान लीजिए, उसमें भी एक अम्बिलिकल कॉर्ड टेस्ट होता है, पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसका टेस्ट होता है, और उसका थैलेसीमिया का जेनेटिक कैरेक्टर पता किया जाता है। अगर उसके बच्चे के अंदर थैलेसीमिया का कैरेक्टर है मेजर का, तो एज पर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की 32 वीक्स तक भी उसको अबॉर्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो रहा है, उससे बढ़िया उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो यह समझने की जरूरत है कि हम कोई एबनॉर्मल बच्चा नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस और जागरूकता कितनी कमी है कि एक एक पेशेंट 3-3 बच्चों को लेकर के, तीनों थैलेसीमिया है, और एक छोटा है, एक बड़ा है, एक उससे बड़ा है, तीनों को ले आ रहे हैं ब्लड चढ़वाने के लिए। ये सिर्फ जागरूकता की कमी की वजह से हो पाया। अगर वो पहले में ही उसको मालूम हो जाता है कि हमारे अंदर ऐसी एबनॉर्मल जीन है और मेरे हस्बैंड के अंदर ऐसी एबनॉर्मल जीन है, तो अगला वो नहीं प्लान करता। तो आप एनएसएस के वॉलंटियर हैं, आपको यह बीड़ा उठाना पड़ेगा। मुद्दा ये नहीं है कि 7 डेज कैंप करिए, 4 डेज कैंप करिए, 3 डेज कैंप करिए और आप यहाँ आए सर्टिफिकेट ले। मुद्दा ये है कि आप अपने आप को इस तरीके से एजुकेट करिए, इस तरीके से चीज़ों को समझिए कि आप एक यूनिवर्सिटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक यूनिवर्सिटी के, एक बड़ी यूनिवर्सिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप कहीं से यहाँ से आगे निकल करके किसी जगह पे जाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, तो आप चीज़ों को डिलीवर कर पाएं कि नहीं आपने क्या चीज़ें यहाँ से लर्न किया है, तभी आप उस चीज़ को एक्नॉलेज कर पाएंगे। तो इट्स नॉट अ मैटर फॉर दैट कि नहीं आप आए हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा मैं एक चीज़ और ब्रीफ करना, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं एक चीज़ और करूँगा कि कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। किसी की भी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, 60 साल से कम है, वह ब्लड डोनेट कर सकता है। वेट का क्राइटेरिया आपका मोर देन 50 kg वेट होना चाहिए। आइडियल 45 kg वेट होना चाहिए फीमेल को, मतलब किसी को डोनेट करने के लिए। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि आदमी कपड़ा है, सब पहना रहता है, सब रहता है, तो हम लोग 50 kg का फीमेल के केस में क्राइटेरिया बना दिया है कि फीमेल में 50 kg वेट रहेगा तो ही हम डोनेट कराएंगे। हीमोग्लोबिन का लेवल जो है नॉर्मल फीमेल में या मेल में 11.5 होता है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए जो है 12.5 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा है, आप डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डोनेट नहीं कर सकते हैं। रही बात ये कि आप ब्लड डोनेट करने आते हैं तो ऐसा नहीं कि आप गन्ना पेरने वाली हम मशीन है कि लगाए और लगा के निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। आप मेडिकल फिटनेस में हमारी पूरी क्राइटेरिया में अगर फुलफिल होंगे, फिट होंगे, तभी हम आपको एलिजिबल मानेंगे डोनेट करने के लिए, अदरवाइज आपको हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो इसके अलावा एक दूसरी बात आती है, बहुत बड़ी बात निकल करके आती है, सर मम्मी मना की, पापा मना किए हैं। मम्मी पापा बहुत चीज़ें मना करते हैं, लेकिन हम हर बात मानते नहीं हैं। लेकिन हमारा इस जगह पे कहना एकदम लाउड एंड क्लियर है, आप कोई भी काम अपने पेरेंट्स से छुपा करके नहीं करेंगे। आप उनको बताइए कि हम ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं। अगर वो नहीं समझते हैं तो आप उनको बताइए, उनको एजुकेट करिए। हमारी मम्मी भी मना करती थी कि नहीं ब्लड डोनेट, तुम्हारे में ज़्यादा ब्लड हुआ। जब मैं पहले डोनेट करना चालू किया, बोले तुम्हारे में ज़्यादा ब्लड हुआ है, खाना खिला रहे हैं हम और तुम डोनेट करके जाओ। एक कॉन्सेप्ट जो बना हुआ, उस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि अगर हम इतनी बार ब्लड डोनेट किए हैं और आपके सामने फिट है, खड़े हैं, 37 साल उम्र हो गई मेरी, तो कहीं से कमजोर तो दिख नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझिए कि ब्लड डोनेट करने से कोई परेशानी नहीं होती है, बशर्ते कि आपका जो ये हमारे पास क्वेश्चनर फॉर्म है, इस फॉर्म में आपके जितने भी सवाल होंगे, जो आप मन में सोचे होंगे, सारे सवालों के इसमें लिखे हुए हैं। बस आपको ये कायदे से पढ़ना है, पढ़ के इसमें हाँ या ना में टिक लगाना है, टिक लगा करके फिर इसको जो है हमको जमा करना है। इसके हिसाब से हम आपको इंटरप्रेट करेंगे कि यू आर एलिजिबल और नॉट, ठीक है। उसके बाद आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो उस ब्लड डोनेशन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है ब्लड बैंक की तरफ से, जिसमें आपका
5 तरीके की टेस्ट होती है, 7 तरीके की, जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, आरपीआर, एचआईवी, हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुपिंग। मतलब वो एक तरह से आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है कि आप इन सब गंभीर बीमारियों से मुक्त हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप किसी बड़े हायर सेंटर में, जब यहाँ से पढ़ करके आप कहीं जाएंगे किसी कंपनी में जॉब के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं और आप दिखाते हैं कि नहीं हमने 5 बार ब्लड डोनेट किया, 4 बार ब्लड डोनेट किया, वह कंपनी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी बंदे का सोशल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस कंपनी के लिए, उसकी खुद की उसके लिए। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब लोग चाहते हैं, कहते हैं ना, बच्चा जब छोटा होता है, जब क्लास फर्स्ट में जाता है, तभी बोला जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो मतलब सोशल एनिमल का मतलब हो गया कि आप सोशली कितने एक्टिव हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है आपको, कि नहीं ब्लड डोनेट करने से आपको, अब जैसे आपने ब्लड डोनेट कर दिया, ब्लड डोनेट करने के बाद पता चला हमको चक्कर आ रहा है, तो चक्कर ब्लड डोनेशन की वजह से नहीं आ रहा, चक्कर एक साइकोलॉजिकली प्रेशर की वजह से, चक्कर एक जो है साइकोलॉजिकली प्रेशर जो होता है उसकी वजह से आता है, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे होता है ना कि जब आप ब्लड डोनेट कर दिए हैं, चक्कर आ गया, चक्कर आ गया तो वो गिर गया, तो मतलब क्या होता है कि ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है। बस वहाँ पैर उठाएंगे, ब्लड का फ्लो तेजी से ब्रेन के साइड पे जाएगा, एंड इट विल बी नॉर्मल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो आपको भी जानने की जरूरत है, अगर किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, नॉर्मली सड़क पे चलते चलते चक्कर आ जा रहा है, गिर गया, वहाँ पैर उठाइए, थोड़ा सा पैर जब उठाएंगे तो ब्लड तेजी से ब्रेन में जाएगा, तो ऑक्सीजन तुरंत मिलेगा, तुरंत वो एकदम ऐसे नॉर्मल हो जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि नहीं ब्लड डोनेशन से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर कट, आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके अंदर जो लिपिड की मात्रा होती है, मतलब जो फैट की मात्रा होती है, वह भी काफ़ी हद तक कम होती है। तो इसीलिए जो है रेगुलर जो लोग ब्लड डोनेट करते रहते हैं उनको ब्रेन स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आप लाइव, ये रिसर्च पेपर इस पे पब्लिश हो चुका है कि अगर आप रेगुलरली इंटरवल में ब्लड डोनेट करते रहते हैं तो आपको कभी कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको कभी कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कभी जो है ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। इस तरीके की जो मेडिकल चीज़ें हैं ये चीज़ें भी होंगी। इसके अलावा नींद नहीं आ रही है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बताने लगूंगा तो सारी चीज़ें कब पड़ जाएंगी। जैसे जो HIV का वायरस है, आप समझिए HIV होता है ना, HIV कहते हैं कि आज के डेट में HIV अगर आपने इंसर्ट कर दिया, चार रीजन्स होते हैं HIV स्प्रेड होने के, सब लोग जानते हैं। उस HIV स्प्रेड होने में जो रीजन्स होते हैं उसमें एक सबसे बड़ा कारण होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी। लोग बोलते हैं ब्लड चढ़ाने से भी HIV हो जाता है। तो आप सोचिए कि अगर ब्लड चढ़ाने की वजह से अगर HIV किसी को हो रहा है तो ये सोचिए दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। मतलब कि हम मरीज बन करके गए अस्पताल में अपना इलाज कराने, और मरीज लेटे हुए हैं और पता चला कि हमको किसी ने ब्लड चढ़ा दिया और वो HIV पॉजिटिव हो गया और हम HIV पॉजिटिव हो गए, हम तो अनकॉन्शियस स्टेज में थे। तो इसीलिए यह उसमें जब आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं HIV जो है, अगर आपके मन में सवाल आएगा कि सर ब्लड बैंक तो ब्लड टेस्ट करके देगा, तब कैसे HIV हो जाएगा? तो अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं और HIV का टेस्ट करते हैं तो वह रिजल्ट में हमारे नेगेटिव आता है। यही सवाल है सबसे बड़ा कि अगर आज आपको HIV का कहीं से इन्फेक्शन आ गया, मान लीजिए कि HIV का हमने कंटामिनेटेड नीडल लगा दिया मान लीजिए, या कोई पर्सन है जो किसी रेड लाइट एरिया में किसी प्रोस्टिट्यूट के पास गया और वो पहले से HIV इन्फेक्टेड फीमेल है और उससे वो HIV कंटामिनेटेड हो गया, आज हमारे ब्लड बैंक में आया, ब्लड बैंक में उसने ब्लड डोनेट कर दिया, हम उसको डिटरमाइन कर पाएंगे? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मार्केट में स्ट्रिप टेस्ट आता है ना, किट वाला, जो प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रिप यूज कर, उसी तरीके से HIV का भी किट आता, उस टेस्ट से जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा 6 महीने तक रिजल्ट नेगेटिव आएगा। मतलब आज हमको इन्फेक्शन हमने गेन किया और 6 महीने बाद भी वो रिजल्ट, 6 महीने तक वो रिजल्ट जो है नेगेटिव ही शो करेगा, जबकि वो HIV का वायरस हमारी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ। तो आप समझिए कि उस 6 महीने के दौरान हम गए, हमको तो भूल गए, एक कोई किया उसके बाद भूल गए, 4 महीने बाद गए हम ब्लड बैंक में, भैया हमारे मरीज को जरूरत है ब्लड डोनेट करना है, हमने डोनेट कर दिया, ब्लड बैंक ने उसी किट से टेस्ट किया, पता चला उसमें रिजल्ट नेगेटिव आया, फिर उसी ब्लड को किसी मरीज को ट्रांसफ्यूज कर दिया। आप सोचिए, आप सोच के देखिए, अगर उस जगह पे कोई आपका मरीज हो जिसकी कोई गलती नहीं है और उसको HIV पॉजिटिव हो गया, और उसको भी HIV पॉजिटिव तुरंत नहीं पता चलेगा, उसको भी 6 महीने बाद पता चलेगा, हो सकता है उसको 2-3 साल बाद पता चले,
जब वो टेस्ट कराए तो, क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं आपका HIV का वायरस आ गया तो अब तुरंत ही जो है लड़खड़ाने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। वो इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होता है, एक दिन में तो होता नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। इसी को रोकने के लिए जो सर ने बताया ना, नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नैको जो बनाया, वो नैको जो है सारे इंडिया के जितने भी ब्लड सेंटर्स हैं, सारे ब्लड सेंटर्स को उन्होंने कवर अप करके और उसको सेटअप बनाया कि मतलब कैसे उनको स्ट्रेंथनिंग मजबूत किया जाए, कैसे उनकी टेक्नोलॉजी को इनहेंस किया जाए ताकि वो जो है उसको और जल्दी डिटेक्ट कर पाए। तो इसीलिए उसमें एक एलाइजा टेस्टिंग होगा, आपने सुना होगा एलाइजा टेस्टिंग। एलाइजा टेस्टिंग में जो वो विंडो पीरियड, उसको विंडो पीरियड बोलते हैं 6 महीने के ड्यूरेशन को, जो विंडो पीरियड एलाइजा टेस्टिंग में 6 महीने, अरे नॉर्मल टेस्टिंग में 6 महीने का होता है, एलाइजा में वो घट करके आ गया 3 महीने, मतलब हमारा रिस्क कवर 3 महीना हो गया। तो आज की डेट में इंडिया में सारे ब्लड बैंकों में एलाइजा टेस्टिंग यूज होता है ब्लड टेस्ट के लिए, लेकिन फिर भी 3 महीने का रिस्क कवर होता है। और उससे अलावा एक एलाइजा का 4th जनरेशन टेस्ट होता है, एलाइजा 4th जनरेशन टेस्टिंग, उसमें वो विंडो पीरियड घट करके 45 डेज आ जाता है। आज की डेट में हमारे BHU ब्लड बैंक में मतलब 2012 से 2013 से हम लोग एलाइजा 4th जनरेशन टेस्ट यूज करते थे, लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी एक नैट टेस्टिंग होता है, न्यूक्लिक एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, नैट टेस्टेड। उसमें वो जो विंडो पीरियड 45 डेज एलाइजा 4th जनरेशन में था, वो 7 to 11 डेज में ही हम डिटरमाइन कर लेते हैं। और वो फैसिलिटी आज की डेट में हमारे यहाँ BHU ब्लड बैंक में 2022 से उपलब्ध है, 2021 से उपलब्ध है। मतलब हम सबसे ज्यादा सेफ ब्लड प्रोवाइड करते हैं टेक्निकली रूप से। तो कहने का मतलब कि हम सिर्फ 7 to 11 डेज का ही रिस्क कवर है हमारे पास, और उतना हम काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कन्विंस करते हैं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ इस तरीके का हो तो आप हमको बता दीजिए। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है कि आपके में रिस्क नहीं है उस ब्लड चढ़ाने में। 7 से 11 दिन का आज भी रिस्क बना हुआ है। इसीलिए हम लोग के ट्रांसफ्यूजन साइंस में एक सेंटेंस बोला जाता है, सेफ ट्रांसफ्यूजन दैट मींस नो ट्रांसफ्यूजन। सही ब्लड चढ़ाने का मतलब उसको ब्लड न चढ़ाने से। तो इसलिए आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट करिए, ब्लड डोनेट करिए, फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के हमारे पास आइए, अपने आप को रिकॉग्नाइज करिए कि नहीं आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। हम लोग डिसाइड करेंगे आप डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। और किसी के मन में कोई सवाल हो तो बताइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।